हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है ईक्यू में। तो ये वाली वीडियो लाने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज मेरे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के चलते फिर आपको पता है बहुत सारी कॉपीज़ होती है एग्ज़ाम की चेक करने के लिए। तो सारी कॉपीज़ पहले चेक की, फिर चेक करने के बाद आज मुझे टाइम लगा है वीडियो बनाने का। तो मैंने किसी बच्चे को फ़ेल नहीं किया, एक दो हो सकते हैं शायद, प्री बोर्ड था तो करना ही पड़ता है। ओके, सो आज हम जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, तो वो कह रहे थे मुझे कि सर हमें इंडियन इकोनॉमी पहले अच्छे से आप एक बार बता दो। तो इसीलिए मैं आज इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पूरा वन शॉट में कवर कराऊंगा आपके सामने। और इससे ये बेटर होगा कि देखो, आप लोगों को पता ही है कि दोनों कंटेंट 40-40 नंबर का है, तो इंडियन इकोनॉमी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी मैक्रो इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम एक जल्दी से प्लेलिस्ट बना के 10 दिनों या 20 दिन में इसकी चैप्टर वाइज इसे हम खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, तो हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो जो पार्ट हमारा जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल 15 फेब से तो स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले शायद प्री बोर्ड हो जाए आपका एक और। तो देखते हैं इस चैप्टर। इंडियन इकोनॉमिक बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पहले कैसी थी और अब कैसी है। डे बाय डे आप नोटिस कर ही रहे हो कि हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ जानेंगे कि हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी और फिर मिड में कैसी हुई और फिर बाद में एट द एंड में अभी रिसेंट हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है। सो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और एक एक नंबर के तो इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इस बुक को अच्छे से देख लेते हैं। ओके, सो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट इस बुक का है क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि बेसिकली हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है या फिर जो जो भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन रही है पहले, उसे हम समझ सकें। ओके, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भाई हमारे इंडियन इकोनॉमिक के बेसिक फीचर क्या थे, एंड इट इज अ डेवलपमेंट एट एज इट इज टुडे। ठीक है, पहले क्या था और आज क्या है इन द aftermath of the independence. However, it is equally important to know something about the country economic past, even as you learn about its present state and future prospects. ठीक है भाई, किसी भी चीज को जानने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है ना। तो हमारी कंट्री की पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, फिर इसके बाद उसका मिड पीरियड जानेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम जानेंगे उसका फ्यूचर, मतलब करंट पीरियड जो अभी प्रेजेंट पीरियड अभी चल रहा है। इस चैप्टर का जस्ट अगर जो मैं आपको बताऊं तो इस वाले चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे कि भैया हमारी जो कंट्री में है वो ब्रिटिश लोग क्यों आए। ओके, फिर ब्रिटिश लोग आने के बाद या ब्रिटिश लोग आने से पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशन थी, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनियल रूल जब हमारी कंट्री पे होने लगा तो उसके बाद हमारी क्या कंडीशन हुई। ठीक है, तो इतना इस चैप्टर में जानेंगे और फिर इसके साथ-साथ हम ये भी बताएँगे कि भाई इस चीज़ का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में क्या हुआ और फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में क्या, इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ और फिर फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें, कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी चैप्टर है, आपको 1 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया है शॉर्ट में कि बेसिकली ये इंट्रोडक्शन हमें ये बताता है कि हमें अपनी कंट्री के बारे में और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि बिकॉज़ वी आर द इकोनॉमिक स्टूडेंट, और इकोनॉमिक स्टूडेंट तो बात की बात है, फर्स्ट वी आर इंडियन, सो वी शुड नो अबाउट आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चली है। तो फिर मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ओके, सो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब फिर अगर जब हम बात करें ब्रिटिश रूल से पहले की बात करते हैं, तो ब्रिटिश रूल से पहले की अगर जो हम बात करते हैं तो उस समय देखते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही थी। ओके, जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने दिया, हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। प्रॉस्परस मीन्स जिसे हम कहते हैं खुशहाल इकोनॉमी, है ना? खुशहाल इकोनॉमी कैसे, कि जितना भी लोग ग्रो कर रहे थे वो अपने लिए ग्रो कर रहे थे और उसे अपने लिए यूज कर रहे थे, खाने के लिए, अपने खाने के लिए यूज कर रहे थे। ओके, सो कुछ लाइन हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, और एनसीईआरटी इस वाली बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। मैं तो आपको कहता हूँ कि एनसीईआरटी से आप पूरी एनसीईआरटी की बुक अगर जा पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। ओके,
थ्रू द एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल की डेट में भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो उस टाइम भी सेम वही सिचुएशन थी। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल वेल नोन फॉर इट्स हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो भैया उस समय की अगर जो हम बात करें, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश रूल से पहले की अगर जो हम बात करें तो हमारे पास एक इंडस्ट्री थी जिसे हम कहते हैं हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके। इन द फील्ड ऑफ द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन कॉटन भी हम कह सकते हैं कि कॉटन की इंडस्ट्री थी। सिल्क हमारे पास था, मेटल एंड प्रीसियस टाइप ऑफ स्टोन। प्रीसियस मतलब समझते हो ना, जो कि बहुत महंगे स्टोन होते हैं या फिर जो महंगा बिकता है, वैसे स्टोन हमारे पास थे। These products enjoy a worldwide market based on the reputation of the fine quality of a material used to the high standard of craftsmanship। ठीक है, तो अब हमारा केवल ये नहीं होता था कि हम केवल विद इन, मतलब केवल हम विद इन इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना सामान को सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। हम क्या करते थे उस टाइम भी, जो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट करती थी सामान अलग अलग कंट्रीज में, जो कि हमारे पास कॉटन था, सिल्क था, हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी बहुत। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री समझते हो ना आप? जो कि आप देखते हो घड़े बने हैं या फिर किसी चीज में पेंटिंग बनी है। अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार में जाओगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी, है ना? पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, घड़े में पेंटिंग होगी या ग्लास में पेंटिंग होगी या फिर किसी अलमीरा में पेंटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सिल्क और कॉटन तो आपको पता ही है। तो लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारे उस टाइम पे कौन-कौन सी इंडस्ट्री अवेलेबल थी? सो आपको ये याद रखना है कि हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री तो हमारे पास थी, फिर कॉटन थी, फिर सिल्क थी, है ना? सिल्क टेक्सटाइल, तो ये दीज़ आर द सम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री व्हिच वर अवेलेबल एट दैट टाइम, ओके? ये कब? ब्रिटिश रूल से पहले की बात है, ओके? फिर नीचे चलते हैं, तो नीचे बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉक्स 1.1 में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, मुस्लिम। देखो भैया, आपको ये याद रखना है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मुस्लिम मुस्लिम इट इज़ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। भाई कॉटन एक कपड़ा है, हम सीधा सिंपल बात करते हैं। मुस्लिम है क्या? आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मुस्लिम? सो मुस्लिम इज़ अ काइंड ऑफ कॉटन, एक कॉटन होता है, बस। ज़्यादा इसके बारे में हम जानेंगे नहीं, बस ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम होता क्या है, ठीक है? व्हिच हैड ओरिजिन इन बंगाल, ये देख लेना कि बंगाल में ये पाया जाता है, ओके। फिर इसमें नीचे और क्या लाइन लिखी है, बस और कुछ नहीं है, कॉल्ड मलमल। फिर एक द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द मुस्लिन वाज कॉल्ड मलमल, जो उसकी, जैसे मुस्लिम तो एक कपड़ा हुआ, फिर उसको अगर जो और फाइन करेंगे और अच्छे से दिखाएंगे तो उसको हम कहते हैं मलमल। मलमल का कपड़ा, है ना? कहते हैं ना, गाना भी है एक शायद, एक मलमल के नाम पे। समटाइम बस इतना ही जान लेते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को अगर जो मुस्लिम एज अ काइंड ऑफ कॉटन, ठीक है? अगर जैसे और फाइन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं मल मल, ओके। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Such policy brought about the fundamental changes in the structure of the Indian economy, transforming the country into the supplier of raw material and the consumer of finished इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। अब होने क्या लगा, देखो, अब यहाँ से हम पे अटैक स्टार्ट हो गया। अटैक कैसा? अब यहाँ पे हम कॉलोनियल रूल के अंदर आ गए, मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर आ गए। तो जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर आए, तो सबसे पहले मैं आपसे आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में ब्रिटिश आए क्यों? ओके, तो उस समय की बात है, 1957 से पहले पीरियड की बात है। तो उस समय ब्रिटिश हमारी कंट्री में इसीलिए आए क्योंकि उस समय ब्रिटिश में चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है तो उस कंट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो ब्रिटिश ने क्या करा, इंडिया में आए, ठीक है। तो इंडिया में जब आए तो उन्होंने देखा, यार इंडिया तो बहुत रिच है भाई रॉ मटेरियल में। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे, मतलब बेसिकली एक फाइट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो मीर कासिम नाम का एक राजा था जो कि उस समय हार चुके थे, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ था हिस्ट्री। तो मैं आपको हिस्ट्री में ज्यादा जाऊंगा नहीं, हिस्ट्री में वैसे ही बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा हम जाएंगे नहीं, ओके। बट अब इस जो मैंने आपके सामने ये आपके सामने एक स्टैंजा पढ़ा है, सॉरी, एक पैराग्राफ पढ़ा है। उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड। भाई धीरे धीरे करा करा क्या ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये करा, हमें क्या बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई मतलब दो तरीके, दो एस्पेक्ट से इन्होंने हमारी कमर तोड़ी। पहला एस्पेक्ट है सप्लाई और दूसरा है हम क्या बन गए, डिमांडेड, ठीक है। डिमांड करने लगे। अब डिमांड क्या करने लगे, देखो सप्लायर कैसे बने, हमारी कंट्री से जाने लगा सारा जो रॉ मटेरियल है वो जाने लगा आपका ब्रिटेन में, ओके। सब ब्रिटेन में जब जाने लगा सारा, तो ब्रिटेन में वो क्या कर रहे थे, हमारी टोपी हमें,
समझ रहे हो ना इसका मतलब? मतलब उन्होंने कहा क्या कि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट कर रहे थे। कहाँ पे? ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में जाके उन्होंने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड तो सबकी होती है। फिनिश गुड तो इंडिया को चाहिए थे। तो अब क्या होने लगा कि सीधा फिनिश गुड हमारे पास आने लगे ब्रिटेन से। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं भाई हमारी ही मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊँ, ऐसा एक डायलॉग है, ऐसा आप एग्ज़ाम में मत लिखना, ओके? Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate national income. उन्होंने हम पे राज तो किया लेकिन नेशनल इनकम पे उन्होंने कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया कि बेसिकली हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है क्या? ओके, क्या होगी या उन्हें क्या मतलब था? उन्हें तो रॉ मटेरियल से मतलब था ना भाई इसीलिए। So some individual attempt which were made measure such incomes, ठीक है, yielded conflicting and inconsistent result among the notable। अब ये देखो इतना-इतना लंबा-लंबा लिखा है इसमें बेसिकली मैं आपको सीधे शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा। कुछ लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम है क्या? तो ये जो नेम है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट से याद रखना है। ये देखो ये यहाँ पे नेम लिखे हैं दादा भाई नेहरू जी, विलियम जिगबाय, ये फाइनले, सिराज, वीके आरवी राव, ओके। ऊपर आओ आरसी देसाई और इट वाज़ अब देखो आरसी देसाई के बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी है, इट वाज़ राव। वो राव थे whose estimating during the colonial period was considered very significant। भाई एक जो आदमी थे जो हमारे पास जिन्होंने नेशनल इनकम काउंट की थी वो थे वी के आर वी राव जिनकी नेशनल इनकम जो काउंटिंग थी उसको कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड में एक सिग्निफिकेंट मिला मतलब पहचान मिली। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। अब नीचे आते हैं तो नीचे आके हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। भाई इतना तो आपके पास भी दिमाग होगा कि जब हमारी कंट्री बेसिकली कॉलोनियल रूल में आ गई या ब्रिटिश रूल के अंदर आ गई, तो हमारी एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन रही होगी, है ना? बहुत ही बेकार सिचुएशन रही होगी भैया एग्रीकल्चर की। तो क्या इसे पढ़ लेते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ओके, अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, हम कह सकते हैं आज की डेट में भी। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेज एंड ड्राइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो वो कह रहा है कि उस समय के जो मैक्सिमम लोग थे वो किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, ठीक है। However, despite being of the occupational such as a large population, the agricultural the agriculture sector continue to experience a stagnant। भाई अब जब मैक्सिमम लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है लेकिन यहाँ पे साथ-साथ हो क्या रहा है कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा था। अब कैसा अन्याय हो रहा था कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज़ थी, ठीक है? वो सारी कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन में। तो स्टैग्नेशन जो एक वर्ड लिखा है, तो इसको बिल्कुल आप मार्क कर लेना अपनी कॉपी बुक में कहीं न कहीं स्टैग्नेशन, ठीक है? स्टैग्नेंट भी लिखा आता है, स्टैग्नेशन भी लिखा आता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली इसको हम जान सकते हैं सिंपल मीनिंग इसका कांस्टेंट। तो उस समय हमारी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर कांस्टेंट हो गया था। एक बात तो स्टैग्नेशन आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, कांस्टेंट से ज़्यादा अच्छा स्टैग्नेशन आप लिखोगे या स्टैग्नेंट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डेटोरेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखो भाई होने क्या लगा, देखो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कुछ सिंपल से पॉइंट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होने लगी। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसीलिए एग्रीकल्चर और डाउन होने लगा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होने लगा, है ना? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अब ब्रिटिश थोड़ी ध्यान देंगे हमारी प्रॉपर्टी में। अगर जो आप कहीं रहते हो तो उस घर में कौन ध्यान देता है? आप। आपका पड़ोसी तो देता नहीं है ना आपके घर में ध्यान कि हाँ अब आपके घर में आज आलू खत्म है, प्याज खत्म है। तो ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया भैया, ब्रिटिश ने केवल हमारी कंट्री का क्या क्या यूज किया। तो पहले अगर जब हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि उस समय स्टैग्नेंट या स्टैग्नेशन के रीजन क्या थे। तो पहला रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ब्रिटिशर्स, हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू क्या था जो स्टेटमेंट था वो सॉरी इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम था। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की अगर जब हम बात करें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? जिसमें कि हमें देखना ही पड़ेगा जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। सो ज़मींदारी सिस्टम को अगर जब हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए ज़मींदारी सिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर उसके नीचे हम रखा गया जो हमारे पास लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे और फिर सबसे नीचे जो थे बेचारे रूरल पीजेंट्स जो लोग थे उनको रखा गया। तो इसमें एक रेशियो था जो कि यहाँ पे शायद मेंशन ना हो, मैं आपको बता दूँ 11/10 का रेशियो था।
ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल बनता है, आपने देखा होगा ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल इमेजिन आप कर सकते हो, एक ट्रायंगल है, सबसे ऊपर आपका क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, फिर नीचे आओगे तो कुछ ज़मींदार लोग हैं जिनके पास उस समय लैंड था, लैंडलॉर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, फिर सबसे लास्ट में अगर जो हम देखें तो पीजेंट्स थे, गरीब लोग, ओके। सो इनमें क्या रेशियो इनमें डिसाइड हुआ था कि 11/10 का रेशियो डिसाइड हुआ था, मतलब 11 मतलब हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगा, उसका 11 टोटल प्रोडक्शन होगा। अब 11 में से 10 पार्ट कौन रखेगा? 10 पार्ट रखेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और 1 पार्ट कौन रखेगा? ज़मींदार, है ना? तो सीधा-सीधा सिंपल सी अगर जो हम बात करें तो ज़मींदारी सिस्टम ने भी कहीं न कहीं हमारी क्या इकोनॉमी को पीछे करने में ज़मींदारी सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो देख लेते हैं ज़मींदारी सिस्टम व्हिच वाज़ इम्प्लीमेंटेड इन in the Bengal Presidency comprising parts of the India's present day ईस्टर्न स्टेट देखो ये सब देखने की जरूरत नहीं, बस जमींदारी सिस्टम आप इसमें से अच्छे से पढ़ लेना, है ना, कि जमींदारी सिस्टम है क्या। बाकी सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर जो कोई भी एग्जाम अगर जब अच्छे से पढ़ोगे तो जमींदारी सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, ओके। फिर उसके बाद आगे चलते हैं ज़मींदार सिस्टम। इस सिस्टम को हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहा है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी वही है, ज़मींदारी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। लैंड सेटलमेंट भी ज़मींदारी सिस्टम है। तो इन सब के 1-1, 2-2 नाम है, 3-3 नाम है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर जो हम देखें तो इस ज़मींदारी सिस्टम में होता क्या है कि आपका एक ट्रायंगल सा बनता है, ये ऐसा मैं बनाता हूँ, स्केच थोड़ा मोटा हो गया मेरा। ये एक ऐसा बन नहीं रहा है, छोड़ो। दिक्कत कर रहा है। दिक्कत हो रही है इसमें यार, बहुत ठंड हो रही है ना आजकल, तो इसलिए फैन चलाने का मन नहीं कर रहा है, हाथ चलाने का बिल्कुल ठंड हो रही है, एक हाथ जेब में रख के ही पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर जब बात करें और लैंड सेटलमेंट की बात करें, ज़मींदार सिस्टम की बात करें, तो तीनों सिस्टम एक ही है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो कहीं न कहीं देखो, सबसे पहला जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करें कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ब्रिटिशर्स, ओके? या फिर लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिशर्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें रेवेन्यू सिस्टम यानी ज़मींदारी सिस्टम, तो कहीं न कहीं भाई ये बढ़ाने की चाल थी देखो अंग्रेज़ों की हमें। और फिर एक चीज़ इन्होंने और की, कमर्शियलाइज़ेशन किया इन एग्रीकल्चर। भाई कमर्शियलाइज़ेशन इन एग्रीकल्चर, ये तो अच्छी बात है। आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है कि कमर्शियलाइज़ेशन इन्होंने सिखाया हमें एग्रीकल्चर। लेकिन भैया इन्होंने करा क्या कमर्शियलाइज़ेशन? किस चीज़ का करा? केवल कैश क्रॉप का। जो कैश क्रॉप होती है ना, केवल कैश क्रॉप। देखो यहाँ पे लाइन लिखी है। इन्होंने बताया है कि इंडिया को उन्होंने फॉरवर्ड फोर्स किया है, किस लिए? कैश क्रॉप के लिए इन द सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये चाह रहे थे जितनी कैश क्रॉप हो ना, केवल वो ही उसी का हम क्या करें, बिजनेस करें। हमें आटा चावल दाल भात से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, केवल कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप का करना, जो कि उनके लिए फायदेमंद थी, जो उनके लिए अच्छा था वो सबके लिए अच्छा था। बस ब्रिटेन सोच रही थी हमारा काम निकल जाए, है ना। आगे चलते हैं। But this could hardly help the farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crops now they are producing cash crop। भाई होता क्या है, इंसान हम हमारी कंट्री के अंदर सब चीज प्रोड्यूस होता है ना, आटा चावल, लेकिन वो ऐसा चाह नहीं रहे थे, वो चाह रहे थे कि केवल कैश क्रॉप ही प्रोड्यूस हो, क्योंकि कैश क्रॉप से उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा था, व्हिच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम। ठीक है? वही मैंने आपको बताया कि अपनी इंडस्ट्री में वो भेज रहे, अपनी कंट्री में वो भेज रहे थे। ओके, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन द इरिगेशन, इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाज़ स्टार्व्ड of the investment of terracing, flood control, drainage and the क्या लिखा हुआ है? Desalination of the soil। ठीक है, अब होने क्या लगा, देखो जब हमारी ज़मीन के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो होने क्या लगा, धीरे-धीरे हमारी लैंड की फर्टिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। अब अगर उसमें अनाज उगाएँगे तो अनाज होगा नहीं भाई, है ना? क्योंकि फर्टाइल लैंड चाहिए होता है किसी चीज़ को भी उगाने के लिए। व्हाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कमर्शियल क्रॉप्स, अ लार्ज सेक्शन ऑफ tenants, small farmers and the sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया बताया था कि लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, और जिसके कारण जो हमारा लैंड फर्टाइल लैंड था वो भी क्या हो गया, बेकार हो गया। ओके, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की 4-5 पॉइंट याद रखना है आपको। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर जो हम बात करें तो
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ब्रिटिश, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो कहीं ना कहीं 11/10 का रेशियो, बिल्कुल याद रखना, लिख के आना है आपको, 11/10 का रेशियो। ओके, फिर उसके बाद अगर जो हम बात करें एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, ऊपर उन्होंने लिखा था क्या कोई पॉइंट, ये हो गया 3 पॉइंट तो आपके पास ही हो गए। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हैं। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या था, वहाँ इंडस्ट्री थी नहीं। ओके, और जो हमारी और इंडस्ट्री थी उनको भी उन्होंने बंद करा दिया था, है ना। तो जिससे होने क्या लगा, हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो सब बेकार होने लगी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर जो हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सेम वही चीज हुई, देखो। Okay. As in the case of agriculture, so also in the manufacturing, India could develop a sound of industrial base under the colonial rule. भाई कुछ ना कुछ फर्क तो इंडस्ट्रीज में ही पड़ा होगा, है ना। एग्रीकल्चर में तो हमने देख लिया कि बुरे हाल कर दिए थे अंग्रेजों ने हमारे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखते हैं कि इस पे क्या इम्पैक्ट आया। इवन एज अ कंट्रीज वर्ल्ड famous handcraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place of long enjoyed by the farmer. The primary motive of the colonial government behind this policy was systematically decentralizing India was twofold. ठीक है, twofold, देखो twofold, इसको हमने बोला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ओके, टूफोल्ड भी इसे बोलते हैं। टूफोल्ड अब कैसा, मैं आपको बताऊंगा। द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस द इंडियाज status of mere exporter of important raw material from the upcoming modern industries in the Britain, and second to turn in India into the sprawling market from the finished product of those industries, so that their continued expansion could be ensured to maximize advantage. Okay, देखो सिंपल सी अगर से हम बात करें तो इसको हम देख सकते हैं कि उन्होंने करा क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उन्होंने हमारे पास जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कुछ हमारे पास जैसे हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होगी, कॉटन की इंडस्ट्री होगी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी पहले। बट हुआ क्या, अंग्रेजों ने जब देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी अच्छा कमा रही है, तो उन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट कर दी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता क्या है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की अगर से हम बात करें तो एक ये इन्होंने इसमें क्या किया था, देखो बेसिकली इन्होंने बनाया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में इन्होंने क्या बनाया पहले तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में ये बताया कि जो भी इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन, वो उस पर 0% टैक्स लगेगा। ओके, यानी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 0%, 0% टैक्स में मिलेगा, यानी उन्हें अब टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ब्रिटेन को। फिर उन्होंने एक चीज और करी कि ब्रिटेन से जितने भी फाइनल गुड्स आएंगे इंडिया, ओके, उस पर भी 0% टैक्स होगा। क्यों, कहीं ना कहीं वो अपना क्या बढ़ाना चाह रहे थे, वो अपना ब्रिटेन वाले अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे थे, और यहाँ पे इंडिया का क्या बढ़ रहा था, इम्पोर्ट बढ़ रहा था। ओके, तो इसमें तो डिस्क्रिमिनेट वाली कोई बात ही नहीं हुई। अब डिस्क्रिमिनेट बात ये हुई कि कहीं ना कहीं जो हमारी हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब जो इंडस्ट्री थी, ये बहुत अच्छा कर रही थी। तो भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया कि जो अगर हम किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे, ओके, किसी और कंट्री के साथ अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारी इनकम होगी। बट इन्होंने क्या करा कि जिस भी कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, मान के चलो कि रशिया के साथ हम बिजनेस कर रहे थे, या फिर मान के चलो श्रीलंका के साथ कर रहे थे, या मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बिजनेस कर रहे थे, तो जो हम बिजनेस कर रहे थे, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट उन्हें भेज रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया। तो इस पॉलिसी को बोला गया है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अदर कंट्रीज के साथ हैवी टैक्स लगा दिया, अपनी कंट्री में जो सामान जा रहा है उसमें 0% टैक्स, उनकी कंट्री से जो सामान आ रहा है उसमें भी 0% टैक्स। ओके, सो इसका ब्रीफ था, आप देख लेते हैं इस स्टैंजा में क्या लिखा है, पैराग्राफ में क्या लिखा है। ब्रिटेन इन द अनफोल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो, द डिक्लाइन ऑफ द industries create not to massive unemployment in the India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived ऑफ द सप्लाई ऑफ अ लोकल मीट। ठीक है, सिंपल यार, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आ गए थे वो, और जो हमारी हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सो ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। ठीक है,
Initially, this development was confined to setting up cotton and jute textile mills. ठीक है, जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुए. द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस. ठीक है, चलाया इन्होंने. मतलब ये आपको लिखना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री अवेलेबल थी. तो भाई जूट और कॉटन, तो टेक्सटाइल ये तो भूलना ही मत. मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट. कहाँ लोकेटेड थी? वेस्टर्न पार्ट में. नेमली महाराष्ट्र, गुजरात. ये आप ध्यान में रख सकते हो बिल्कुल, और रखना भी चाहिए. देखो कहाँ से आप ध्यान में रखोगे. थोड़ा बहुत हमारी हमारी इंडियंस ने भी ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंट्री में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा. तो ये कहाँ था? महाराष्ट्र एंड गुजरात. While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जो मैंने आपको मार्क किया है, ये आप ये लाइन पढ़ लेना. ठीक है, ये कुछ लाइन यहाँ पे लिखी है नीचे. The Tata Iron Steel Industry was incorporated in 1907. The Tata Iron and Steel Company, जिसको हम बोलते हैं TISCO, was incorporated in 1907. A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. तो कुछ इंडस्ट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. इन्हें अब मैं मार्क कर देता हूँ. आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है. ओके. However, there was a hardly any capital good industry. भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो थी नहीं हमारे पास, बहुत कम, हार्डली बता रहा है. टू हेल्प टू प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ताकि हम क्या कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके. भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्री होनी चाहिए ना, तभी तो हमारा जो है वो आगे आगे प्रमोट होगा. Capital good industry means industry which can produce machines, tools, which are capital good industry. होती क्या है? देखो capital goods वो goods होते हैं सबसे पहले जो कि कहीं ना कहीं हमें इनकम जनरेट करके देते हैं, है ना. उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, सिंपल भाषा में. सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री व्हिच कैन बी प्रोड्यूस मशीन, टूल्स आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल्स. वो चीजें जहां से हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले, और बेनिफिट मिलने के साथ साथ कहीं कहीं पैसा भी जनरेट हो. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास हार्डली, इन्होंने बोला है एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं थी. ओके, सो हमें भी ये लिखना है. देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट टू नियर द होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री. Furthermore, the growth rate of the new industry sector and its contribution to the gross domestic product or gross value added remain very small. भाई ये इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री जो थी वो उनसे जो हमारा जीडीपी और जीएवी दोनों सेम ही होता है. ठीक है, क्या कर रहा था? वेरी स्मॉल, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था. भाई कहाँ से कंट्रीब्यूशन होगा? बिकॉज क्योंकि सारा सामान तो कहाँ जा रहा है हमारा, ब्रिटेन में जा रहा है. अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज very limited area of operation to the public sector. Okay, this sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other department undertaking. कुछ एरिया जो हमारे पास बचा था उनमें उन्होंने क्या डाल दिया, ये डाल दिया, रेलवेज के लिए छोड़ दिया है, और फिर कहीं ने पावर जनरेशन के लिए छोड़ दिया, कम्युनिकेशन के लिए छोड़ दिया, ये अदर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज द रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, and an importer of finished good consumer like cotton, silk and woolen. पहले बता दिया था मैंने आपको कि सिंपली जो हमारी कंट्री क्या बन गई थी, एक्सपोर्टर बन गई थी, है ना. और एक्सपोर्टर के साथ साथ इंपोर्टर भी बन गई थी. हमारी कंट्री ने बहुत सारा काम कर दिया था, इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों बन गई थी, लेकिन किसके अंडर? ब्रिटेन के अंदर. ओके, सो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अब हुआ क्या, ब्रिटेन ने भाई देख धीरे 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 करके आप पूरे ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री मोनोपोली कंट्रोल कर दिया. मोनोपोली मतलब सिंगल कंट्रोल हो गया था. अब सिंगल कंट्रोल हुआ कैसे था? देखो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1869 में क्या हो रहा था? स्विस कैनाल. याद रखना डेट, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्विस कैनाल कब बना था, देन इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना. तो उसमें लिखा आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्टली मैच्ड, है ना. हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट ऑफ द अलाउड टू द फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना,
सिलोन सिलोन श्रीलंका जिसे बोलते हैं, एंड पर्शिया, ईरान, ओपनिंग फॉर द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द, मतलब धीरे धीरे सिंपल बता रहा है कि इन इन कंट्रियों के साथ भी बिजनेस स्टार्ट होने लगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा फॉरेन ट्रेड, अच्छा मैं यहाँ से, ओ सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, मैं कहाँ पहुँच गया ऊपर फ्लो फ्लो में। फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, ठीक है। अगर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर जो हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखेंगे हम सीधे सीधे 4-5 पॉइंट अगर जो हमें लिखने हैं तो सिंपल आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये पॉइंट लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या हुआ था। पहले बोलेंगे कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या हुआ, डोमिनेंट मतलब सब लोग एग्रीकल्चर पे डोमिनेंट थे, तो उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फर्क पड़ा। फिर दूसरी बात अगर जब हम कहेंगे तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, है ना, कोई ध्यान दे रहा था क्या, नहीं दे रहा था। लो लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये तो फिर उसमें आप लिख सकते हो किसमें, फिर इसमें लिख सकते हो कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, फिर देख सकते हो कि ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है जिसे आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ओके। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट है, एक बार बुक का रीड मारोगे तो आराम से आपके पास हो जाएगा, ओके। अच्छा फॉरेन ट्रेड पढ़ना था ना मुझे। सो फॉरेन ट्रेड की अगर जब बात करें, इंडिया हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम, बट द रिस्ट्रिक्टिव policies of a commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and volume of the Indian foreign trade। भाई सीधा सीधा इन्होंने क्या करा, फॉरेन ट्रेड पहले हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री से हम क्या कर रहे थे, कॉटन सिल्क जूट इन इंडस्ट्री को हम दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रहे, इन इंडस्ट्री का आइटम हम दूसरी कंट्री में सप्लाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिल रहा था। बट होने क्या लगा, धीरे धीरे होने क्या लगा, वही फिर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के आने से ये फॉरेन ट्रेड भी क्या हो गया, पीछे हो गया। एक्सपोर्टर और प्राइमरी, जैसे हमें पता है फॉरेन ट्रेड में आप सिंपल ये लिख सकते हो कि भाई जो हमारी कंट्री है वो एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और फिनिश्ड गुड का हम क्या बन गए थे, इंपोर्टर बन गए थे। एक लाइन तो सीधा सीधा आपके पास ये हो जाती है। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस क्या क्या देख रहे थे, अब इसमें क्या क्या कर रहे थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, इसके एक्सपोर्टर हम बन गए थे, है ना। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, और इंपोर्टर किसके बन गए थे, फिनिश्ड गुड के। मतलब बेसिकली वी दैट टाइम वी ऑल वर डिपेंड ऑन द यूके, ठीक है, ब्रिटेन पे हम डिपेंड हो गए थे। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ब्रिटेन, है ना, ये सब चीजें। फिर मैंने आपको बताया इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्विस कैनाल के ओपनिंग होने से, यहाँ पे लिखा है 1869 में स्विस कैनाल ओपनिंग हुई थी, तो आप लिख लेना डेट कहीं पे, 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुआ था। जिससे कि क्या हुआ था, पहले आप मान के चलो कि पहले डायरेक्टली इंडिया से सामान सी रूट से जाता है, भाई प्लेन तो था नहीं, है ना, सी रूट से सामान जा रहा था, तो कितना टाइम लग रहा था, मान के चलो 50 डेज लग रहा था, या फिर 100 डेज मान लो आप, सीधा सिंपल सिंपल। बट जब स्विस कैनाल ओपन हुआ तो एक शॉर्टकट रास्ता उन्हें मिल गया, ठीक है, इंडिया से बीच बीच, इंडिया के से आपको पता है ना, इंडिया ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, यूके यहाँ पे है। तो पहले ऐसे सामान घूम के जा रहा था ऊपर तक, लेकिन अब होने क्या लगा, अब एक शॉर्टकट बना दिया, है ना, जैसे आप घर जाने के लिए कोई शॉर्टकट बना देते हो वैसे शॉर्टकट बना दिया, तो जितना डिस्टेंस पहले कवर होता था अब उसमें आधा डिस्टेंस कवर होता है, तो मतलब आधा टाइम लगता है, तो इसीलिए मोनोपोली कंट्रोल कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन ट्रेड का होने लगा, ओके। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was to generation of a large exporter surplus। भाई एक्सपोर्टर सरप्लस हो गया था, लेकिन इंडिया के लिए कुछ नहीं था वो, भाई वो सब ब्रिटेन के लिए था। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड, ग्रेन, क्लोथ्स, कैरोसिन एक्सेट्रा पर स्केरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। भाई बहुत कम मिलते थे ये मार्केट में, होता तो था सरप्लस लेकिन मिलता नहीं था। Furthermore, this exporter did not result in any flow of gold or silver into India। इंडिया में नहीं लाया गया ना गोल्ड ना सिल्वर, rather this was used to make a payment of expensive incurred by the office setup of the colonial government। अब ये जो जितना फायदा हो रहा था सरप्लस ये जा रहा था कि भाई ब्रिटेन को अपना सेटअप करना था ऑफिस इंडिया में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम बोलते हैं, तो वो सेटअप करना था सिंपली। तो जितना भी पैसा जितना भी सरप्लस हो रहा था वो किस में लगा रहे थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में। ये लाइन आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे हम इसे भी मार्क कर देते हैं, यहाँ से मार्क कर देता हूं मैं, एक्सपोर्ट सरप्लस, जी यहाँ से कॉलोनियल ब्रिटेन, एक्सपेंस ऑफ वॉर फॉर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल ये क्या कर रहा था भाई, जितने इसको अपने आइटम थे और जितने इसके
काम के आइटम थे, केवल उन पे पैसा लगा रहा था, जैसे अपनी आर्मी में पैसा लगा दिया और कहीं अपने इन्वेस्टिगेशन को बनाने में पैसा लगा दिया ना, इन सब चीज़ों पे पैसा इसने लगाया। अब करते हैं एक और सिचुएशन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, सो डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर जब बात करें तो उस समय मतलब कहते हैं कि लोग कितना जीते थे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 0 से 1 साल तक के बच्चे कितने पैदा होते थे और कितने मर जाते थे पैदा होते ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, है ना। So various detail about the population of British India were first collected through a census of 18। अब ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ था हमारा, मतलब जिसे हम कहते हैं जनगणना, जो हमारी फर्स्ट हुई थी वो हुई थी 1881 में। ओके, though the suffering from the certain limitation, it was revealed an unevenness in India population growth। Subsequently, देखिए स्विस कैनाल के बारे में लिखा है, ये आप इसमें पढ़ सकते हो। 1869 कहीं ना कहीं इसमें डेट लिखी होगी, सब इसमें ये रास्ता यहाँ पे बता रखा है। देखो भाई, पहले तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, अगर मैं इस फोटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, ये ऐसा मान के चलो, हाँ ऐसे जाना पड़ता है। लेकिन अब स्विस कैनाल के बनने से हुआ क्या कि देखो सीधा सीधा यहाँ पे सिंपल सिंपल एक रूट यहाँ से यहाँ बन गया, शॉर्टकट बन गया। स्विस कैनाल बनाना, ये जहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना फायदा हो गया। देखो पहले मान के चलो 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, नॉट ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब मान के चलो सीधा कितना हो गया, 50 हो गया। तो एक बार स्विस कैनाल देख लेना, 1869 मैंने इसकी डेट आपको बता दी, कहाँ कहाँ से होके गुजरता है ये भी आप देख लेना। जैसे ज़्यादा तो फर्क पड़ता नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस मैंने आपको बता दिया कि हुआ था 1881 में। ओके, फिर हर साल बाद, हर 10 साल बाद होता है पॉपुलेशन सेंसस, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि 1921 में इंडिया एंटर हुआ सेकंड ट्रांजिशन। ओके, अब सेकंड ट्रांजिशन मतलब क्या होता है भाई। सेकंड ट्रांजिशन मतलब पहले 1881, देन 1891, देन फिर उसके बाद आगे आगे 10-10 साल बाद हुआ। अब अचानक हुआ क्या कि 1921 में जब देखा तो इंडिया की पॉपुलेशन, पहले जब इन्होंने सेंसस लिया था तो उस पॉपुलेशन में काफ़ी लोग, मतलब फ्लक्चुएशन थी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। कुछ लोग ज़्यादा ही मर रहे हैं तो कुछ लोग ज़्यादा ही पैदा हो रहे हैं, है ना, ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके बाद 1991 के बाद ये बिल्कुल सेकंड ट्रांजिशन में इंडिया एंटर हुआ था। ये आपको लिखना है, ये वाला पैराग्राफ आप देख लेना कि इसमें क्या लिखा है। फिर धीरे धीरे होने क्या लगा, जब इंडिया सेकंड ट्रांजिशन में आया तो सेकंड ट्रांजिशन के बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें चेंज होने लगी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी चीजें बैलेंस होने लगी। ओके, सेकंड ट्रांजिशन बोलते हैं इसे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी इसका यहाँ पे नाम दिया है, आप देख लेना। ओके, इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। 21 के बाद थोड़े हमारे इंडिया के हालात सुधरने लगे। अब कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन किस में कब डाउन डाउन हुआ, 1951 में। अब 1951 में क्यों डाउन हुआ ये आपको रीजन पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देंगे, टेंशन मत लो यार, हंसो मुस्कुराओ। ओके, द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर आल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग द ओवरऑल लिटरेसी। देखो लिटरेसी रेट, देखो सारी चीजें नहीं बढ़नी होती है। देखो अगर जब मैं बात करूँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर, तो एक तो लिटरेसी लेवल आ गया, फिर ये मोर्टेलिटी रेट आ गया। ये यहाँ पे इन्होंने देखा है, ये ब्लैक करा है मोर्टेलिटी रेट। भाई मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई था उस समय। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। हाई तो बात की बात है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि मरने वाले जो लोग हैं। ओके, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, 0 से 1 साल तक के बच्चे कितने मर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत मरते थे उस समय। क्यों मरते थे, हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे भाई, है ना, एम्बुलेंस नहीं हुआ करती थी। आजकल तो ये है कि बच्चा अगर जब पैदा होना है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो उस समय ऐसा होता नहीं था। उस समय आपको पता है आंटियाँ रहती थी पुराने पुराने ज़माने की, तो वो घर में ही बच्चा पैदा कराती थी, तो उसमें रिस्क था, है ना। अभी भी होता है वैसे तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है, और जो भाई हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल में है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की संख्या, डेथ रेट जिसे हम बोल सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 0 से 1 साल तक के बच्चे कितने मर रहे हैं। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उस समय के लोग कितने साल तक जीते थे। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, बहुत कम थी भाई। कितनी थी, 32 ईयर्स लिखा है, मतलब 32 साल का इंसान 32 साल तक ही जीता था।
ठीक है, टू द प्रेजेंट 69, और अगर आज की बात करें तो 69 है। ठीक है, तो अगर आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सॉरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछी जाती है, सो यू कैन राइट डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आप लिख सकते हो कि सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर डेथ रेट, देन बर्थ रेट, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, देन लिटरेसी रेट। ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा? डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग क्या काम करते थे? अब भाई हमें सब कुछ पहले से ही पता है कि उस समय के जो लोग थे वो किस पर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा लोग एंगेज थे। फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर पे एंगेज नहीं थे, टेरिटरी सेक्टर पे एंगेज थे। क्यों टेरिटरी पे क्यों एंगेज थे? क्योंकि भाई रॉ मटेरियल वो सीधा गाड़ी में भरे थे, अगर गाड़ी से भर के कहाँ ले जा रहे थे? यूके, ब्रिटेन, मतलब नॉट गाड़ी से लेके जा रहे थे, शिप से लेके जा रहे थे, बट ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा था, है ना? सो ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ तो टेरिटरी सेक्टर मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी मतलब तो ये होता है कि अगर जो हमारी कंट्री के अंदर गुड्स बन रहे होते हैं तो उसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग बिजी दिखाई दिए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टर्टियरी सेक्टर में लोग ज्यादा बिजी दिखाई दिए। सो ड्यूरिंग द पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज distributing of work person across the different industries sectors showed a little sign change. The agriculture sector accounted for the largest share of workforce, ठीक है, वही जो मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई सबसे ज्यादा लोग किस में थे? एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर में बिजी थे। एक ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? वर्क दिस आउट, कैन यू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द फ्रिक्वेंट ओकरेंस ऑफ फेमाइंस। बार बार फेमाइंस क्यों आता था इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार करके, ठीक है। यू मे रीड द नोबल लिटरेट, ये अमर्त्य सेन, ये सब छोड़ो, ये आप फिलहाल पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर बाद में देख लेना। ओके, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स आपको पता है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और इससे हमें क्या पढ़ना है? 70 to 75%। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो अकाउंट ओनली 10%, और 15%, 15 to 20% रिस्पेक्टली। फिर इसमें क्या पढ़ सकते हो? पार्ट ऑफ देन, हाँ ये पढ़ सकते हो, पार्ट ऑफ अदर देन द मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। केरला विटनेस डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑफ। अब हाँ, जब ये पैराग्राफ आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें भैया कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि क्या होने लगे? धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। कहाँ से? कहाँ से शिफ्ट होने लगे? मतलब ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ये सेकेंडरी सेक्टर में आने लगे। तो अब वो स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है। पार्ट ऑफ देन द मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट, कंप्राइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे। स्टेट ऑफ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, केरला की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस एज डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। ये वो स्टेट हैं जो उस समय क्या धीरे धीरे क्या हो रहे थे? एग्रीकल्चर से हट रहे थे, मतलब दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहे थे। विद अ कॉमन स्ट्रेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ये लोग जा रहे थे, ये इस स्टेट के लोग। हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम, सच एज, अब कौन कौन लोग बिजी थे एग्रीकल्चर में? जो ज्यादा बिजी थे, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो ये तीन स्टेट हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम ज्यादा बिजी थे, और ये वो हैं जो कि एग्रीकल्चर से मूवमेंट कर रहे थे दूसरे सेक्टर्स की। और ये आपको ध्यान में रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसे। अब कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए गए, किसके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिश के थ्रू, है ना? तो क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे? इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है ना कि हमारे लिए क्या फायदा हुआ। सो अंडर द कॉलोनियल रिजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर, देखो अगर जो इंडियन इंडियन रहते तो काफी टाइम लग जाता रेलवेज को बनने में, है ना? लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रिटेन थे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या फायदा किया। दीज आर द सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन विच वर डन बाय द ब्रिटेन फॉर द इंडिया, है ना भाई? रेल अपनी पटरी तो कंधे पर उठा के ले नहीं जा सकते, है ना? रॉ मटेरियल तो लेके जा रहे थे। तो कुछ पॉजिटिव है, क्वेश्चन आता है कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, सॉरी, क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए ब्रिटिश ने। ओके, सो सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आर, अगर जब बात करें रेल्स पे, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए हैं, वो पानी के जहाज में पोर्ट्स बनते हैं ना, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट किया, फिर पोस्ट, टेलीग्राफ, इन सब चीजों का कम्युनिकेशन करना सिखाया हमें, कहीं ना कहीं बिजनेस करना सिखाया। टेलीग्राफ विद डेवलप हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड, है ना?
तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेना कि पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन है क्या-क्या, ओके? सो पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन थोड़ा-सा यहाँ से हम देख लेते हैं पॉज़िटिव क्या-क्या देखो, इसमें ही हो जाएगा आपका। लिखोगे रेलवेज़ बनाया, पोर्ट्स बनाया, वाटर पोर्ट्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन बनाया, पोस्ट टेलीग्राफ बनाया, है ना? टेलीग्राफ देखो टेलीग्राफ लिखा है, टेलीग्राफ एंड डेवलप रियल मोटिव बिहाइंड द वाज प्रोवाइड देखो अब इसके पीछे मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मोटिव नहीं था कि इंडिया को हम क्या डेवलप करें कहीं ना कहीं वो अपने ही फायदे के लिए इन्होंने रेलवे बनाया टेलीग्राम बनाया अपने कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ठीक है The routes were built primarily served as a purpose of mobilization of the army within India and drawing out the raw material from the countryside to the nearest railway. रेलवे इसलिए बनाई रोड इसलिए बनाई ताकि वो क्या करें एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल पहुंचा सकें ठीक है सिंपली बात ये है There were always remain an acute shortage all weather road to reach out the rural areas during the rainy season. ठीक है तो बहुत दिक्कत होती थी इधर-उधर जाने के लिए क्योंकि रोड कच्ची थी तो कच्ची तो उन्होंने पक्की बनाई फिर पक्की इसलिए बनाई क्योंकि भाई उन्हें अपना सामान जल्दी-जल्दी पहुंचाना था तो स्विस कैनाल भी बन गया था है ना Therefore the mostly living in these areas suffered grievously during the natural calamities और इसके कारण होने क्या लगा calamities आने लगे है ना फ्लड आने लगा बाढ़ आने लगी द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे बिल्कुल इम्पोर्टेंट ब्रिटिश ने रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया था 1850 में एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन और ये आज की डेट में क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहा जाता है ना तभी तो रेल में आज के ट्रेन में जाते हो आप पहले तो रेल ही कहते थे सब लोग मेरे मम्मी पापा रेल ही कहते हैं अभी तक ओके ऑन वन हैंड इट इज अनेबल टू पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस भाई अब उसका बेनिफिट ये भी हुआ कि भाई एक इंसान अब दूसरी जगह भी पहुंच सकता था आराम से है ना द वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर अनडाउटली एक्सपैंडेड बट इट्स बेनिफिट रियली ऑकर टू द इंडियन पीपल ठीक है धीरे धीरे ये सब चीजें क्या बढ़ने तो लगी उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हुआ लेकिन धीरे धीरे अब तो हमें फायदा होने लगा ना इसका तो इसीलिए इसको क्या सोशल बेनिफिट का नाम भी दिया है मतलब कुछ बेनिफिट का नाम भी दिया है कि भाई अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ करके गए द इंडियन पीपल गेन ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज तभी इंडियन पीपल को पता लगा कि रेलवेज भी नाम की कोई चीज होती है फिर उन्होंने हमें क्या बिजनेस करना सिखाया है ना बिजनेस करना भी तो उन्होंने सिखाया हमें फिर टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ये बहुत सारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो कि आपको केवल जब एग्जाम आएगा तो उसमें आपको लिखना है ओके Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also measure for the developing the inland trade and sea lanes. ठीक है इन सब चीज़ों से बहुत फायदा हुआ The inland waterways at the time also proved an economically as the case of the coastal canal उड़ीसा coastal through the ये नीचे वाले जितने भी एरिया है वहाँ से सामान सप्लाई होता था है ना और मैंने आपको इसमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट बता ही दिया है इसमें कुछ नहीं रहा है कंक्लूजन एक बार पढ़ लेते हैं बाय द टाइम ऑफ इंडिया वोन इट्स इंडिपेंडेंस द इम्पैक्ट ऑफ 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ठीक है ये हमें सब लिखाया गया सिंपली भैया कंक्लूजन आपको खुद ही लिखना है तो देख लो क्या लिखोगे सिंपल कि भाई कंक्लूजन में यह है कि हमारी जो कंट्री थी वो पहले जो बहुत अच्छा था ब्रिटिश रूल से पहले 1757 से पहले बहुत अच्छी थी फिर उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो हमारा एग्रीकल्चर भी खराब हुआ हमारा इंडस्ट्रीज भी खराब हुई और फिर हमारा फॉरेन ट्रेड भी खराब हुआ लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बेनिफिट हमारी कंट्री को दिया कि कुछ चीजें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर करी मतलब नई बनाई जैसे रेलवे बनाया कम्युनिकेशन बनाया हम लोगों को कॉमर्शलाइजेशन सिखाया है ना तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ सोशल बेनिफिट भी उन्होंने हमारे लिए किए तो ये इसका कंक्लूजन है ओके अब नीचे चलते हैं मुझे लगता है चैप्टर पूरा खत्म हो गया है तो आप क्या करें एक बार ये सारे जितने भी क्वेश्चन है एक बार इनको चेक कर लें आप ऐसा नहीं देखो टू फोल्ड ये क्वेश्चन 5 व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वाला मैंने आपको बताया था ना कि एक्सपोर्ट को फ्री कर दिया और वहां से इंपोर्ट को भी फ्री कर दिया बट जो हम और कंट्री के साथ बिजनेस करते थे कहीं ना कहीं उस पर हैवी टैक्स लगा दिया है ना तो ये क्वेश्चन
बहुत ईज़ी चैप्टर है ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए इसमें मार्क की है, तो उनमें आप ज़्यादा ध्यान दें। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है? 1850 आपका हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इंट्रोडक्शन हो गया। फिर 1921 सेकंड ट्रांज़िशन में एंटर हुआ, उससे पहले फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन था, ठीक है? इंडिया जब एंटर हुआ, फिर ऊपर गए तो स्विस कैनाल हमने देखा, तो स्विस कैनाल में हमने देखा कि भाई 1869 में स्विस कैनाल बना। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो उस समय मूव हो रहे थे, कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी या फिर टर्टियरी सेक्टर की तरफ मूव हो रहे थे, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो उस समय भी किसमें काम कर रहे थे, आपके एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको देखना है कि भाई क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? वो ये रोड बना दी, रेलवे बना दिया, और पोर्ट्स बना दिए, कम्युनिकेशन करना सिखा दिया, पोस्ट टेलीग्राफ वगैरह ये करना सिखा दिया। फिर उसके बाद अगर जो और ऊपर जाएँगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग किस सेक्टर में ज़्यादा बिज़ी थे, आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा बिज़ी थे, है ना? फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि इन्फैंट मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके? इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब आपको इंक्लूड करना है। फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, स्विस कैनाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना? फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर अगर जो देखते हैं तो थोड़ा और ऊपर हमारे पास फॉरेन ट्रेड में क्या इम्पैक्ट हुआ, फॉरेन ट्रेड में बेसिकली अगर जो देखा है तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या करी, इम्प्लीमेंट करी, जिससे कि अदर कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे थे उस पर हैवी टैक्स क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड में ही आपका स्विस कैनाल आएगा कि स्विस कैनाल पे इन्होंने बनाया तो इंडिया का मोनोपोली कंट्रोल हो गया, है ना? फिर अगर जब बात करें कौन-सा सेक्टर आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर जो हम देखें, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, उन सबको भी उन्होंने हटा दिया। जैसे हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, इन सबको हटा दिया। फिर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री हमारे पास कुछ नहीं थी। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था, ठीक है? वी वर फुल्ली डिपेंड ऑन द वी वर फुल्ली डिपेंड ऑन द अ, फाइनल गुड्स में, ब्रिटिश के फाइनल गुड्स पे हम क्या थे? डिपेंड थे, ठीक है? कुछ इंडस्ट्री थी लेकिन ना के बराबर थी। तो इन इंडस्ट्री का वो ये ना के बराबर इंडस्ट्री थी, लेकिन नाम आपको याद रखना है, ये मत सोचना कि हम ना के बराबर ही याद रखेंगे इसको, ठीक है? फिर ऊपर आए तो ऊपर वाले की जो सिचुएशन है, कॉमर्शियलाइज़, हाँ, इसमें इन्होंने हमें क्या-क्या एग्रीकल्चर में क्या-क्या बताया, तो एग्रीकल्चर में हम देखें सबसे पहले तो ज़मींदारी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फिर उसका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कहीं न कहीं हम बात करते हैं कॉमर्शियलाइज़ेशन, उन्होंने हमें सिखाया लेकिन कैश क्रॉप का, ओके? तो 3-4 पॉइंट है ये जो आपको याद रखने हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने की बात की थी, इन्होंने निकाली भी लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट वाला रहा, लेकिन एक जो है वी राव, उनकी जो जब उन्होंने एस्टिमेट किया तो उसको कहीं न कहीं सिग्निफिकेंट मिला, मतलब पहचान मिली, ठीक है? ये हमें देखना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बस इस चैप्टर से इतना ही है, और ये वन शॉट चैप्टर था, मैंने एक वन शॉट में ही आपका पूरा खत्म कर दिया। कल या परसों में मैं आपके लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे 1947 से और 1990 तक की। ओके? सो थैंक यू, बाय बाय, और क्या करें, अपना ध्यान रखें, ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इलाके में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आप जिस भी इलाके से हो, ठंड से तो सबको ही बचना चाहिए यार, है ना? गरम-गरम कपड़े पहने, अगर जो आप ठंडे इलाके में हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका बोर्ड आने वाला है, और बोर्ड में अगर आपकी तबीयत खराब होगी, तो पूरे साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपना ध्यान रखें। बाय-बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इंडियन इकोनॉमी का 1947 से और 1990 तक। वो भी मैं फर्स्ट शॉट में ख़त्म कराऊँगा, और मैंने सोचा है कि ये आगे आने वाले 10-15 दिन हैं, तो इसमें हम ये इंडियन इकोनॉमी की बुक ख़त्म कर दें। ओके, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई लोगों।